गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अनुनासिक ध्वनि के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनुनासिक शब्द किसे कहते हैं। अनुनासिक, जिस वर्ण के उच्चारण मुंह और नासिका दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। जैसे हंसी शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, चांद शब्द में भी, पांच मुंह शब्दों में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। इसका उच्चारण मुख और नासिका के द्वारा होने के कारण हल्का और कोमल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, छोटा आ से लेकर अ तक हिंदी के सभी स्वर निरानुनासिक हैं, लेकिन इनका उच्चारण करते समय यदि हम अपने मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु को बाहर निकालें तो ये सभी स्वर नासिक के होते हैं। ऐसे स्वरों को ही अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिकता हिंदी संरचना के विकास का परिणाम है, क्योंकि अनुनासिक स्वर अपने निकटवर्ती निरानुनासिक स्वरों के साथ व्यतिरेक में आकर शब्द का अर्थ बदल लेते हैं। अतः हिंदी में अनुनासिकता एक महत्वपूर्ण खंडेतर ध्वनि है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि सांस में अगर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दें तो सांस बन जाता है और हैं में अंतर आता है। गोद शब्द और अंक बिंदी अगर लगा दें तो गोंद बन जाता है। पूछ और पूंछ एक शब्द है, पूछ और दूसरा शब्द है पूंछ। पूंछ में अगर हम अंक बिंदी लगा दें तो पूंछ बन जाता है। अनुनासिकता को लिखित भाषा में बिंदु तथा चंद्र बिंदु दोनों से लिखा जाता है। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरानुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन हैं जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। हमने देखा कि अनुनासिक शब्द किसे कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण हमें मुंह और नासिका दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। उदाहरण आपको बताया गया है, हंसी, चांद, पांच, मुंह। इसका उच्चारण मुख और नासिका के द्वारा होने के कारण हल्का और कोमल हो जाता है। तो ये थी जानकारी अनुनासिक शब्द के चिन्हों के बारे में। अब हम देखते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि अनुनासिक वर्णों में उच्चारण मुंह और नासिका दोनों से होता है और अनुस्वार वर्णों में उच्चारण केवल और केवल नाक से होता है। हवा केवल नाक से ही निकलती है तथा उच्चारण कुछ जोर से होता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तथा उच्चारण कुछ जोर से होता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। यह अपने पहले शब्द के ऊपर बिंदी के चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। इनका उच्चारण 5 वर्णों के अंतिम अक्षर, जिन्हें हम पंचाक्षर के रूप में जानते हैं और महेश्वर सूत्र में इमंगलम सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये 5 वर्ण पंचाक्षर वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। अंगा, या, ड़, न, म अंतिम अक्षर समान होते हैं। इनका उच्चारण 5 वर्णों का अंतिम अक्षर जो होता है वह समान होता है। जैसे उदाहरण के रूप में संग, रंग, गंगा, हंस,
संगम, कंचन, संपर्क आदि। तीर्थ जानकारी अनुस्वार चिन्ह के बारे में हम देखते हैं कि निरानुनासिक वर्ण या शब्द किसे कहते हैं। केवल मुख से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरानुनासिक कहते हैं, जैसे इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। आपने देखा अभी तक कि अनुस्वार वर्ण, अनुनासिक वर्ण और निरानुनासिक वर्ण। हम देखते हैं कि विसर्ग किसे कहते हैं। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे मनः, प्रातः, अतः, दुख, स्वतः इत्यादि। एक बार फिर से हम अनुनासिक और अनुस्वार के भेद को देख लेते हैं। अनुनासिक वर्णों को बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जबकि अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से ही निकलती है। डियर स्टूडेंट्स, इस बिंदु से संबंधित प्रश्न कुछ इस प्रकार बनते हैं, जैसे निरानुनासिक किसे कहते हैं, अनुस्वार को ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण के ऊपर क्या लगाया जाता है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा इनके 5 उदाहरण दीजिए। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। या फिर इस प्रकार के भी प्रश्न पूछते हैं कि अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्ध रूप में लिखने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। हिंदी में अनुनासिकता कितने संदर्भों में देखी जा सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बहुविकल्पी टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, जैसे इमंगड़नम वर्ण क्या है, अनुनासिक, निरानुनासिक, अनुस्वार या विसर्ग। तो आपको पता है यह अनुस्वार वर्ण है। फिर अनुस्वार को किस चिन्ह लिपि से व्यक्त किया जाता है, चंद्र बिंदु, बिंदु या फिर विसर्ग चिन्ह के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अनुस्वार चिन्ह को हम बिंदी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अनुनासिक, निरानुनासिक और अनुस्वार चिन्हों के बारे में। इस बिंदु से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।